किसान आंदोलन को वामपंथी संगठनों ने हाईजैक कर लिया है। सरकार को मिली खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक किसानों के भेष में कॉमरेड देश के खिलाफ एक और नई साजिश को अंजाम दे सकते हैं। किसान आंदोलन में शामिल 10 से ज्यादा वामपंथी संगठन पूरे देश में अराजकता फैलाने की साजिश रच रहे हैं। दरअसल 2014 के बाद से ही वामपंथी देश में अलग अलग मुद्दों पर आग लगाने का कार्य कर चुके हैं। भीमा कोरेगांव हो या शाहीन बाग या फिर हाथरस कांड, वामपंथी गिरोह हर जगह षड्यंत्र फैलाने में शामिल रहा है। दरअसल वामपंथियों से निपटने के लिए मोदी सरकार को सरदार पटेल का फार्मूला अपनाना चाहिए। जी हां, सरदार पटेल ने आजादी के बाद जिस तरह से वामपंथियों को कुचला था, ठीक वही जरूरत आज महसूस हो रही है। आपको हर वामपंथी ये चीख चीख कर बताता है कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था, लेकिन इनके पैरोल पर काम करने वाले इतिहासकारों ने कभी ये नहीं बताया कि सरदार पटेल ने किस तरह से कम्युनिस्टों को ठिकाने लगाया था। आज हम खरी बात में तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताएंगे कि किस तरह से सरदार पटेल ने कम्युनिस्टों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोका था। दरअसल जब अंग्रेज इस देश को आजाद करने पर विचार कर रहे थे, तभी से वामपंथियों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। जिन्ना तो एक पाकिस्तान मांग रहा था, लेकिन उस वक्त की कम्युनिस्ट पार्टी तो भारत के 17 टुकड़े करना चाहती थी। जी हाँ, कैबिनेट मिशन के सामने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने देश को एक नहीं बल्कि 17 टुकड़ों में बांटने का आधिकारिक प्रस्ताव दिया था। लेकिन जब इनकी बात नहीं बनी तो इन्होंने आजादी के ठीक बाद भारत सरकार के खिलाफ हथियार बंद युद्ध छेड़ दिया और इसके लिए इन्होंने अपना अड्डा बनाया हैदराबाद रियासत को, जहां वामपंथियों ने किसानों के नाम पर विद्रोह किया, जिसे तेलंगाना विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब तक ये वामपंथी इतिहासकार आपको ये झूठ बताते रहे हैं कि हैदराबाद रियासत में हुआ वामपंथी विद्रोह निजाम के खिलाफ था और किसानों के समर्थन में था, लेकिन ये आधा सच है। दरअसल जब सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए निजाम पर दबाव डाला, तो निजाम के अलावा सबसे पहले वामपंथियों ने ही इसका विरोध किया। नतीजा, जो वामपंथी अब तक हैदराबाद के निजाम के खिलाफ हथियारबंद आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने निजाम और उसके दुर्दांत रजाकारों की सेना से हाथ मिला लिया। हैदराबाद के विलय के दौरान वामपंथियों ने देश के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची थी, इसका जिक्र मिलता है जाने माने लेखक गैंडी ओवरस्ट्रीट और मार्शल विंडमिलर की लिखी मशहूर किताब कम्युनिज्म इन इंडिया में। 1959 में छपी इस किताब के पेज नंबर 292 पर जो लिखा है उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए, इससे पूरा मामला साफ हो जाएगा। इस किताब में लिखा है, 1948 की शुरुआत तक तेलंगाना विद्रोह अपने पूरे उफान पर था। ये अब तक हैदराबाद के निजाम के खिलाफ था, लेकिन तब एक बदलाव हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया कि अब उसकी लड़ाई भारत सरकार के खिलाफ है। लिहाजा तेलंगाना में कम्युनिस्टों ने निजाम के खिलाफ लड़ाई को रोक दिया। उन्होंने हैदराबाद के विलय का विरोध करते हुए निजाम को भारत सरकार से बचाने का फैसला किया। बदले में निजाम ने कम्युनिस्ट पार्टी पर 1943 से 5 साल से लगे प्रतिबंध को हटा दिया। जब सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया तो कम्युनिस्टों ने आजाद हैदराबाद का नारा देते हुए किसानों से अपील की कि वो फासिस्ट भारतीय सेना का मुकाबला करें। भारतीय सेना का मुकाबला करने के लिए कम्युनिस्ट गोरिल्लाओं ने अपने पुराने दुश्मन निजाम की मुस्लिम रजाकार सेना से हाथ मिला लिया। निजाम की रजाकार सेना को तो भारतीय फौज ने 3 दिन में ही ठिकाने लगा दिया, लेकिन गद्दार कम्युनिस्ट जंगलों में जा छिपे और वहीं से भारतीय सेना के खिलाफ अगले 3 साल तक खूनी युद्ध लड़ते रहे। हैदराबाद के विलय के समय तक कम्युनिस्टों ने तेलंगाना के 3000 गांवों पर कब्जा कर लिया था और यहीं से शुरू होता है लौह पुरुष सरदार पटेल का वो अभियान, जिसमें उन्होंने अगले 2 साल में हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे भारत में वामपंथियों को घुटनों के बल बैठा दिया था। हैदराबाद के विलय के करीब 15 दिन बाद यानी 2 अक्टूबर 1948 को सरदार पटेल ने एक विदेशी पत्रकार स्टीव डेविड को इंटरव्यू दिया था। यह इंटरव्यू सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की लिखी किताब इन ट्यून विद मिलियंस में प्रकाशित हुआ है। इस इंटरव्यू में वामपंथियों के खिलाफ अपने इरादे जताते हुए पटेल ने कहा था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कम्युनिस्टों ने अंग्रेज सरकार का समर्थन किया था और उन्हें मदद दी थी, जिसके बदले में उन्हें अंग्रेज सरकार से शक्ति प्राप्त हुई। लेकिन 1945 में जब हम कांग्रेस के नेता जेल से छूटे तो कम्युनिस्टों को धक्का लगा। मुझे भारत में कम्युनिस्टों का कोई भविष्य नहीं दिखता, क्योंकि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया है, बल्कि इस दौरान
वो खुद को ताकतवर बनाते रहे, इसलिए जनता की भावनाएं उनके खिलाफ हैं। जहां तक हैदराबाद की बात है तो वहां के निजाम की रजाकार सेना ने कम्युनिस्टों को हथियार दिए हैं, लेकिन वो हमारे सामने लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। वो अगर किसानों और मजदूरों को हिंसा की तरफ मोड़ेंगे तो हम उनसे कड़ाई से निपटेंगे। उनका उद्देश्य अराजकता फैलाना है। तो सुना आपने, आज के हालात में भी सरदार पटेल की कही ये बात कितनी सटीक बैठ रही है। किसान आंदोलन में भी वामपंथी वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने तब हैदराबाद रियासत में किया था। खैर, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का शुरुआत से ही वामपंथियों के प्रति झुकाव था, लेकिन सरदार पटेल ने उनकी इच्छा के खिलाफ जाकर हैदराबाद ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और त्रावणकोर समेत देश के कई राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगवा दिया। हैदराबाद अकेले में 4000 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि सैकड़ों गद्दार वामपंथी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में भी मारे गए। 20 फरवरी 1949 को सीधे हैदराबाद में जाकर सरदार पटेल ने वामपंथियों को सुधरने या फिर अंजाम भुगतने की चुनौती दी। उन्होंने हैदराबाद के फतेह मैदान में एक रैली में जो कहा था वो एक एक शब्द लिखा है सरदार पटेल के आधिकारिक सचिव रहे ICS अधिकारी वी शंकर ने अपनी किताब में। इस किताब के पेज नंबर 132 के मुताबिक सरदार पटेल ने तब कहा था कि किसी एक पार्टी की वजह से अगर हैदराबाद पूरी दुनिया में बदनाम है तो वो है कम्युनिस्ट पार्टी। ये लोग कुछ और नहीं बल्कि हत्यारे और डकैत हैं। महिलाओं, बच्चों और गांव वालों को गोली मार देना या फिर बेदर्दी से उनके टुकड़े कर देना वामपंथ नहीं है। मैं कम्युनिस्टों से कह देना चाहता हूं कि इन क्रूर हरकतों में शामिल लोगों को मैं उखाड़ फेंकूंगा। हैदराबाद में कम्युनिस्ट लोग सिर्फ उत्पात करने के लिए आए हैं क्योंकि उन्हें इससे काफ़ी पैसा मिलता है। मैं उनसे कहता हूं कि हैदराबाद छोड़ दो, मैं यहां एक भी कम्युनिस्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो सुना आपने, सरदार पटेल ने साफ साफ वामपंथियों को हत्यारा और डकैत कहा था, और आज ये बेशरम वामपंथी बार बार बताते हैं कि पटेल ने संघ पर बैन लगाया था। इसमें कोई शक नहीं कि सरदार पटेल ने कई मौकों पर RSS की आलोचना की, लेकिन यह भी सच है कि पटेल ने हमेशा संघ को एक देशभक्त संगठन बताया, जबकि वामपंथियों को वो घनघोर देशद्रोही मानते थे। यही वजह है कि उन्होंने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में 1948 से 1950 के बीच हजारों की संख्या में वामपंथियों को गिरफ्तार कर जेल में ठूस दिया था। सरदार पटेल ने कम्युनिस्टों को किस तरह से ठिकाने लगाया था, इसका जिक्र मिलता है कांग्रेस के बहुत बड़े नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री DP मिश्रा की किताब द नेहरू इपोक फ्रॉम डेमोक्रेसी टू मोनोक्रेसी के पेज नंबर 109 पर। स्वतंत्रता सेनानी DP मिश्र सरदार पटेल के बारे में लिखते हैं कि कम्युनिस्टों ने हिंसक गतिविधियों के जरिए पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। उन्हें लगता था कि वो लोगों को हथियार पकड़ाकर सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन गृह मंत्री सरदार पटेल ने तेजी से काम किया और कम्युनिस्टों को सर उठाते ही कुचल दिया। बहुत जल्दी ही वामपंथियों की हिंसा अपनी धार खो बैठी। उनकी अराजकता आतंकवादी गतिविधियों में बदल गई। शहरों में ट्रेनों और बसों में बम फेंके जाने लगे, लेकिन व्यापक स्तर पर उनका वो आतंकवाद खत्म हो गया जो किसी तरह का विद्रोह करा सकता था। सरदार पटेल ने कम्युनिस्टों पर जो डंडा चलाया था उसका जल्द ही असर देखने को मिला। करीब करीब देश के हर राज्य में कम्युनिस्टों के दफ्तरों पर छापे मारे गए। सरदार पटेल के डर से सारे बड़े और छोटे वामपंथी नेता फरार हो गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI की इतनी खराब हालत हो गई कि देश भर में उसके केवल 25,000 ही सक्रिय सदस्य रह गए थे। वामपंथियों में सरदार पटेल का इतना खौफ रहा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 7 लाख से गिरकर 1 लाख पर पहुंच गई थी। आखिरकार सरदार पटेल के डंडे ने काम किया और कम्युनिस्टों ने तेलंगाना में हथियार डालकर आंदोलन वापस ले लिया। इतना ही नहीं, तेलंगाना आंदोलन के मास्टरमाइंड और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया VT रणदिवे को महासचिव के पद से हटा दिया गया। इस तरह आजाद भारत में कम्युनिस्टों की पहली राष्ट्र विरोधी साजिश सरदार पटेल ने कुचल दी। लेकिन इसके बाद भी सरदार पटेल जानते थे कि कम्युनिस्ट कभी ना सुधरने वालों की कौम है। वो ये भी जानते थे कि नेहरू का झुकाव इन वामपंथियों की तरफ है। इसलिए अपनी मृत्यु से सिर्फ 37 दिन पहले यानी 11 नवंबर 1950 को सरदार पटेल ने नेहरू को एक ऐतिहासिक पत्र लिखा। ये वही पत्र है जिसमें पटेल ने नेहरू को आगाह किया था कि चीन
भारत पर एक दिन हमला कर सकता है। लेकिन इस पत्र में सरदार पटेल ने भारत के कम्युनिस्टों के बारे में क्या लिखा था, ये बहुत कम लोग जानते हैं। सरदार पटेल ने इस पत्र में लिखा था कि तिब्बत पर चीन का कब्जा हो जाने के बाद अब भारत और चीन की सीमाएं मिल गई हैं, जिससे भारत के वामपंथियों का सीधा संपर्क चीन से हो जाएगा, जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। उन्होंने अपने इस पत्र में लिखा था कि चीन के भारी खतरे के साथ साथ हमें आंतरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। अभी भारत के कम्युनिस्टों को विदेश में रहने वाले कम्युनिस्टों से संपर्क करने और हथियार प्राप्त करने में दिक्कत आती है, लेकिन अब उनके पास कम्युनिस्ट चीन तक पहुंचने का आसान तरीका मिल गया है। अब देशद्रोहियों और कम्युनिस्टों को देश में घुसपैठ करना आसान हो जाएगा। आज जिस तरह से किसानों के भेष में बैठे कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसी ही साजिशें आज़ादी के बाद भी शुरू हो गई थी। इसलिए सरदार पटेल ने कांग्रेस से जुड़े मजदूर संगठनों को वामपंथी संगठनों से अलग कर दिया था। ऐसा करते वक्त उन्होंने क्या कहा था वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आज भी किसान आंदोलन के नाम पर वामपंथी यही सब कर रहे हैं। भारत सरकार ने भारत की एकता का निर्माण नाम से किताब छापी है, जिसमें सरदार पटेल के तमाम भाषण मौजूद हैं। इस किताब के पेज नंबर 163 पर लिखा है कि सरदार पटेल ने कहा था, कम्युनिस्टों का काम है कि देश में गड़बड़ कराओ, अशांति पैदा करो और रेल की पटरी उखाड़ दो। इस प्रकार की हड़ताल कराओ कि सरकार चले ही नहीं। तब हमने सोच लिया कि इन कम्युनिस्टों के साथ ट्रेड यूनियन में बैठना देश के लिए बड़ी खतरनाक चीज है, इसलिए हमने उनसे अलग रहने का फैसला किया। सरदार पटेल वामपंथियों के घनघोर विरोधी थे, इसलिए वामपंथियों ने हमेशा सरदार पटेल के खिलाफ घटिया प्रचार किया। यहां तक कि कम्युनिस्टों ने महात्मा गांधी की हत्या का आरोप भी सरदार पटेल पर लगाया था। सीपीएम के मुखिया रहे पी सौंदर्या ने महात्मा गांधी की हत्या के अगले दिन यानी 31 जनवरी 1948 को विजयवाड़ा में एक रैली में खुलेआम कहा था कि सरदार पटेल, आरएसएस और हिंदू महासभा ने मिलकर महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रची है। ये सारे लोग मिलकर भारत में फांसीवादी शासन लाना चाहते हैं। वामपंथियों के इस घटिया आरोप के बाद सरदार पटेल बेहद आहत हुए थे। उन्होंने नेहरू को अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए खत भी लिख दिया था। जिस तरह से आज वामपंथी गिरोह मोदी सरकार को अंबानी और अडानी की सरकार कहता है, उसी तरह वामपंथी सरदार पटेल को भी टाटा और बिरला का एजेंट कहते थे। इसका जवाब देते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि मुझे समाजवाद सिखाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। मैंने फैसला किया था कि यदि सार्वजनिक जीवन में काम करना हो तो अपनी निजी संपत्ति नहीं रखना चाहिए। तब से आज तक मैंने अपनी कोई चीज़ नहीं रखी। ना मेरा कोई बैंक अकाउंट है, ना मेरे पास कोई ज़मीन है और ना मेरे पास अपना कोई मकान है। इसलिए कोई मुझे समाजवाद का पाठ ना सिखाए। लेकिन याद रहे, मैं हिंदुस्तान की बर्बादी होने वाले काम में कभी साथ नहीं दूंगा, चाहे आप मुझे पूंजीपतियों का एजेंट कहें या जो कहें। सरदार पटेल ने वामपंथियों के खिलाफ जो भी कहा था और उन्हें कुचलने के लिए जो भी किया था, वो आज के वक्त की भी जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर वामपंथियों के षड्यंत्रों पर लगाम नहीं लगाई गई तो बहुत देर हो सकती है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।